Good morning, dear student. As you know that we are studying sixth chapter, molecular basis of inheritance. Last lecture of last topic of last lecture is central dogma. It is proposed by Francis Crick. He he stated that the genetic information flows from DNA to RNA and RNA to protein. Today's topic is packaging of DNA helix. DNA helix की पैकेजिंग कैसे होती है इस बारे में स्टडी करेंगे. Taken the distance between the constitutive base pair is 0.34 nm or 0.34 into 10 raised to power minus 9 meter. If the length of DNA double helix is the typical mammalian cell is calculated simply by multiplying the total number of base pair with distance between two constitutive base pair, that is 6.6 into 10 raised to power 9 base pair into 0.34 into 10 raised to power minus 9 meter per base pair, is comes out to be approximately 2.2 meter. अगर हम पूरे किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी टिपिकल मैमेलियन की सेल के साथ अगर हम दो बेस पेयर के बेस की डिस्टेंस को अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो लगभग 2.2 मीटर आ रहा है. ठीक है. अ लेंथ दैट इज़ फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियस. और अगर हम एक न्यूक्लियस की बात करें सेल के अंदर जो प्रेजेंट रहता है, जिसके अंदर बेस पेयर सारा क्रोमोसोम या जो जेनेटिक मटेरियल है वो रहता है, तो उसका साइज काफ़ी छोटा होता है. वो होता है लगभग 10 रेज टू पावर माइनस 6 मीटर. तो हाउ इज़ अ सच लॉन्ग पॉलीमर पैक्ड इन अ सेल. इतना लंबा जो पॉलीमर है क्रोमोसोम का, वो कैसे कलेक्ट रहेगा उतने छोटे स्पेस में. ठीक है. If the length of E. coli DNA is 1.36 millimeter, can you calculate the number of base pair in E. coli? क्या आप E. coli के जो बेस पेयर हैं उनको कैलकुलेट कर सकेंगे? आपको डिवाइड करना है 0.03 से इसको, तो आपके पास बेस पेयर आ जाएंगे. In prokaryotic cell as E. coli, though they do not have definite nucleus, क्योंकि ये क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक टाइप की इनकी सेल होती है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है. ठीक है. द डीएनए इज नॉट सेक्रेटेड थ्रू द सेल. अच्छा सॉरी, मैं उल्टा बोल गया. प्रोकैरियोटिक टाइप की इनकी सेल है, तो इनका जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में फैला हुआ नहीं होता है. द डीएनए being negatively charged is held with some protein that have positive charge. तो ऐसा होता है, क्या होता है कि जो डीएनए होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है और वो किसी ऐसे प्रोटीन के साथ जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, क्या होता है उसके साथ वो बाइंड होता है इन अ रीजन टर्म एज न्यूक्लियोइड. कौन से रीजन में वो एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं, हेल्ड होते हैं एक साथ दोनों, वो न्यूक्लियोइड वो वाला पार्ट होता है. ठीक है. द डीएनए इज न्यूक्लियोइड इज ओरिजिनेट इन अ लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन्स. तो जो डीएनए का लार्ज लूप है, बहुत ज़्यादा लंबा जो उसका भाग है, वो किसके द्वारा, न्यूक्लियोइड्स के द्वारा ओरिजिनेट ऑर्गेनाइज्ड रहता है लार्ज लूप में. किसके द्वारा, प्रोटीन्स के द्वारा. In eukaryotic, this organism is much more complex. There are a set of positively charged bases, basic protein called histone. क्या होता है जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं. ठीक है. इससे पहले हम प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे थे, अब हम यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है. ज़्यादा टाइप के वहाँ पर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स. सेल्स के नंबर ज़्यादा होते हैं और
बेस पेयर भी वहाँ ज़्यादा होते हैं। देयर इज़ अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल हिस्टोन्स। तो वहाँ पर क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज जिस प्रोटीन में होता है उसका नाम क्या होता है, हिस्टोन होता है। अ प्रोटीन एक्वायर्स चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द एविडेंस ऑफ एमिनो एसिड reduces with charge साइड चेन। ये किस पे डिपेंड करता है कि उन प्रोटीन्स के पास कितना चार्ज वो एक्वायर करेंगे, कि ये किस पे डिपेंड करता है, जो एमिनो एसिड होते हैं, एमिनो एसिड से मिलकर ही प्रोटीन बना रहता है। तो उस प्रोटीन में से कितने एमिनो एसिड रेसिडुअल हो जा रहे हैं, यानी कि उससे अलग हो जा रहे हैं। जितने ज़्यादा अलग होंगे उतने ज़्यादा प्रोटीन में चार्ज आएंगे। स्टोन आर रिच इन द बेसिक एमिनो एसिड रेसिड्यूज लाइसिन एंड आर्जिनिन। और यहाँ पर दो टाइप के प्रोटीन्स एमिनो एसिड हिस्टोन प्रोटीन में पाए जाते हैं। एक का नाम है लाइसिन और दूसरे का नाम है आर्जिनाइन। बोथ आर द एमिनो एसिड रेसिड्यूज कैरी पॉजिटिवली चार्ज इन दियर साइड चेन। ये दोनों क्या करते हैं, अपने साइड चेन में पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने का काम करते हैं। स्टोन आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ यूनिट 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टोमर। क्या होता है, जो हिस्टोन प्रोटीन है जो बाइंडिंग का काम करते हैं, किसका, क्रोमोसोम का, वो क्या करता है, उसके 8 मॉलिक्यूल्स आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं और क्या बनाते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड around the positively charged histone octamer to form a structure called nucleosome। अब क्या होता है, जो 8 मॉलिक्यूल हैं आपके हिस्टोन ऑक्टामर के, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर के, उसके चारों ओर क्या होता है, आप जो क्रोमोसोम है या जो डीएनए है वो क्या होता है, उसके चारों ओर ऐसे कुंडली जैसे बनाना, हेलिक्स बनाता है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोला जाता है, जहाँ पर एक हिस्टोन ऑक्टामर है बीच में और उसके चारों ओर क्या है, आपके डीएनए रैप्ड हो रखा है, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोसोम। यहाँ पर आपको डायग्राम दे रखा है न्यूक्लियोसोम का। एक ऑक्टामर है बीच में हिस्टोन का और यहाँ पर डीएनए रैप्ड हो रहा है चारों ओर से, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एक न्यूक्लियोसोम बोलते हैं इसे। A typical nucleosome contain 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब क्या होता है, केवल एक सिंगल टिपिकल न्यूक्लियोसोम की अगर हम बात करें तो उसमें लगभग 200 बेस पेयर क्या रहते हैं, डीएनए हेलिक्स में, उस डीएनए हेलिक्स में प्रेजेंट रहते हैं। न्यूक्लियोसोम कंटिन्यू टू रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन। ठीक है, न्यूक्लियोसोम, जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन बनाते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रेंड कलर्ड बॉडीज सीन इन न्यूक्लियस। और जब उनको स्टेन किया जाता है तो जो कलर्ड बॉडीज हमें दिखाई देती हैं न्यूक्लियस के अंदर, उनको क्रोमेटिन बोला जाता है। द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर सीन एज बाइंड बीड्स ऑन स्ट्रिंग। अब क्या होता है, जो एक पूरा हमारा न्यूक्लियोसोम है, वो उस क्रोमेटिन मतलब उस जाल में जहाँ पर बहुत सारे आपको न्यूक्लियोसोम दिखाई दे रहे हैं, उसमें से हमें न्यूक्लियोसोम कैसे दिखाई देते हैं, जैसे एक माला देखते हैं हम, किसकी, छोटे छोटे दानों की माला। तो उसमें जो बीड्स दिखाई देते हैं, हमें छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं, वो तो क्या होते हैं, न्यूक्लियोसोम होते हैं। और जो उसके अंदर जो तार टाइप का दिखे होता है जिसमें भी दानों को पिरोया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोला जाता है। स्ट्रक्चर व्हेन व्यूड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और ऐसा हमें कब दिखाई देता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, जब हम उसको स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंडर। ठीक है, फिगर 6.4 में बी में आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की पिक्चर। आपको छोटे छोटे दाने दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है, न्यूक्लियोसोम दिखाई दे रहे हैं।
और इसी को क्या बोला जाता है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग भी बोला जाता है। Theoretically, how many such beads do you imagine are present in a mammalian cell? अगर हम पूछें कि एक मैमिलियन सेल में लगभग कितने इतने कितने बीट्स ऑफ स्ट्रिंग हमें दिखाई देते होंगे। द बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन इज पैक्ड टू form chromatin fiber that are further called the condensed at metaphase stage। क्या होता है इसके बाद आगे, जो बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन के अंदर, वो क्या होता है, पैक हो जाता है, ज़्यादा वो क्लोज हो जाता है और वो क्या बनाता है, क्रोमेटिन फाइबर बनाता है। कब कब बनाता है वैसा, जब मेटाफेज स्टेज में सेल जाती। सेल डिवीजन के बारे में आपने 11th चैप्टर में पढ़ा था, तो मेटाफेज आपको ऑलरेडी पता होगा शायद। अगर नहीं है पता तो आप अपनी 11th की नोटबुक दोबारा से खोलो और देखो। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन at higher level require additional set of proteins that that are collectively are referred to as। जब अब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा हायर लेवल में अगर हम देखें ह्यूमंस के लेवल में, तो क्या होता है कि जो क्रोमेटिन है उनको एडिशनल सेट चाहिए होते हैं प्रोटीन्स के, ताकि वो हेलिक्स क्या हो सके पूरा, सॉरी जो पैकेजिंग है डीएनए की वो कंप्लीट हो सके। तो ऐसे स्पेशल टाइप के जो एडिशनल प्रोटीन्स होते हैं उनको नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स बोला जाता है। ये हम बात कर रहे हैं हायर लेवल पे, हायर जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। वहाँ पर क्या होता है, कुछ एडिशनल हिस्टोन के अलावा भी कुछ और प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है इस पैकेजिंग में, और उनको क्या बोला जाता है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन या NHC प्रोटीन। इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड। अब क्या होता है, जो अगर हम एक टिपिकल न्यूक्लियस की बात करें, किसी भी एक न्यूक्लियस की बात करें, तो उसमें कुछ क्रोमेटिन का कुछ पार्ट ऐसा भी दिखाई देता है जहाँ पर लूज पैकिंग होती है। ठीक है, वो वहाँ पर अगर हम उनको स्टेन करें तो वहाँ पर लाइट स्टेन होता है, डार्क स्टेन नहीं होता है, हल्का सा स्टेन दिखाई देता है। स्टेनिंग का मतलब होता है कलर करना। ठीक है, हमको किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है तो हम उसे पहले स्टेन करते हैं ताकि हमें कलरफुल पार्ट जो हैं वो दिखाई दे सकें। ठीक है, तो ऐसे पार्ट जहाँ पर लूजली पैक्ड होता है वो लाइट स्टेन होता है एंड रिफर टू एज यूक्रोमेटिन, और उस पार्ट को क्या बोला जाता है, यूक्रोमेटिन। हमने बोला कि एक न्यूक्लियस की अगर हम स्टडी करें तो हमें क्या दिखाई देता है, जब हम उसे स्टेन करते हैं और स्टेन करने के बाद हमें कुछ लाइट स्टेन वाला पार्ट दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रोमेटिन है वो क्या होता है, लूजली पैक्ड होता है। इस वजह से वहाँ पर लाइट स्टेन होता है और इस पार्ट को यू क्रोमेटिन बोला जाता है। द क्रोमेटिन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड एंड स्टेन डार्क आर कॉल्ड हेटेरोक्रोमेटिन। ऐसे पार्ट को जहाँ पर डेंसली पैक्ड रहता है क्रोमेटिन, वहाँ पर स्टेन भी ज़्यादा होता है, डार्क स्टेन होता है, और इस पार्ट को क्या बोला जाता है, हेटेरोक्रोमेटिन बोला जाता है। यू क्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन वेयरएज हेटेरो क्रोमेटिन इज इनएक्टिव। इनमें से अगर जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस आपको पता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए जब बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो वहाँ पर जो प्रोटीन जो क्रोमेटिन एक्टिव रहता है वो होता है यूक्रोमेटिन। जो लाइट स्टेन वाला पार्ट होता है वो एक्टिव रहता है, और जो डार्क एक्टिव वाला होता है वो डार्क स्टेन वाला होता है वो इनएक्टिव रहता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के लिए सर्च हुए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने रिसर्च वर्क किए। क्या थे उनके रिसर्च? इवन थ्रो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियन
बाय मिसर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने न्यूक्लियन का को डिस्कवर किया। डीएनए को उन्होंने फर्स्ट में न्यूक्लियन नाम ही दिया था। एंड द प्रपोजन फॉर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल, और इसके अलावा जो मेंडल साहब थे उन्होंने भी अपना प्रिंसिपल दिया था इनहेरिटेंस का। वेर ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, ये दोनों क्या थे, सेम टाइम के ही इन्होंने अपने अपने प्रिंसिपल्स को दिया था। बट दैट द डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल टू लॉन्ग टू बी डिस्कवर्ड, लेकिन जो डीएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में है, इसको डिस्कवर करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा। एंड प्रूवन, लेकिन ये प्रूव किया गया। बाय 1926 a quest of determines the mechanism for genetic inheritance has reached the molecular level। 1926 में लगभग ये मॉलिक्यूलर लेवल में इस बात को सर्च किया जा रहा था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो इनहेरिटेंस होता है। प्रोवाइड डिस्कवरी बाय जॉर्ज मेंडल, वाल्टर सटन, थॉमस हंट मॉर्गन and numerous other scientists have narrowed the search to the chromosome located in the nucleus of most cell। तो जब पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, इसमें जो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रीवियस डिस्कवरी की थी कि जिनमें ग्रोगर, जॉन मेंडल, वाटर सटन और थॉमस हंट मॉर्गन और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उनकी सोच को, उनके विचारों को या फिर उनकी डिस्कवरीज को क्या कर दिया गया, नैरो कर दिया गया। किस बात ने, कि जो क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल, बहुत सारी ऐसी सेल्स हैं, अधिकतर ऐसी सेल्स की हम बात करेंगे जिनमें न्यूक्लियस कहाँ रहता है उनके, सॉरी क्रोमोसोम्स कहाँ रहते हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर। बट द क्वेश्चन इज व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल हैड नॉट बीन आंसर्ड। लेकिन अभी भी साइंटिस्ट को 1926 तक साइंटिस्ट को ये पता नहीं था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्चुअली है क्या। ठीक है, सबसे पहले दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। इन्होंने 1928 में अपना प्रिंसिपल दिया था। इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को फैलाने वाला ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया को, विटनेस्ड अ miraculous transformation in the bacteria during the course of his experiment। A living organism called bacteria has changed the physical form। उन्होंने इस बैक्टीरिया में अपने एक्सपेरिमेंट किए थे और एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें पता चला कि एक लिविंग बैक्टीरिया भी चेंज कर सकता है अपने फिजिकल फॉर्म को। When Streptococcus pneumoniae bacteria are given on a culture plate, some produces smooth shiny colonies। क्या हुआ, जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को ग्रो किया गया है कल्चर मीडिया में, कल्चर प्लेट में। कल्चर मीडिया क्या होता है, ये लेबोरेटरीज़ में यूज़ होने वाला मटेरियल है जिसमें बैक्टीरिया वायरसेस को ग्रो करवाया जाता है। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल मीडियम होता है कि उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर सकें। तो क्या हुआ, सम प्रोड्यूसेस स्मूथ शाइनिंग कॉलोनीज, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज उसमें ग्रो कर गए जिनमें स्मूथ शाइनिंग कॉलोनीज थी, वाइल अदर प्रोड्यूसेस रफ कॉलोनीज, लेकिन कुछ उनमें से ऐसे थे जो रफ कॉलोनीज जिनकी थी, और जो शाइनी थे उनको एस से डिनोट किया गया और जो रफ थे उन्हें आर से। This is because the RS strain bacteria have a mucus polysaccharide coat while R strain does not। ऐसा क्यों था, ऐसा नाम क्यों दिया गया कि जो स्मूथ थे, शाइनी थे, उनके पास म्यूकस थी पॉलीसेकेराइड की, पॉलीसेकेराइड म्यूकस कोट थी उनके यहाँ पॉलीसेकेराइड की, लेकिन जो आर स्ट्रेन थे उनके पास नहीं थी। जब क्या हुआ, माइस इन्फेक्टेड विद एस स्ट्रेन डाई, जब भी एस स्ट्रेन के साथ
इंजेक्ट किया गया एस स्टेन को माइस के अंदर, तो माइस क्या हो गया, डेड हो गया. माइस इन्फेक्टेड विद from pneumonia infection, but mice infected with R strain do not develop pneumonia. लेकिन जब R स्ट्रेन के साथ R स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर, तो चूहा जीवित रहा. ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है, एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया है माइस में, तो माइस डेड हो गया है. और जब एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन को किया तो माइस लिव है. ग्रिफिथ was able to kill bacteria by hitting them. ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने ये देखा कि जो अगर हम उन बैक्टीरियाज को मारना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें हीटिंग करना पड़ेगा, उन्हें गर्म करना पड़ेगा. ही ऑब्जर्व दैट हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस डिड नॉट किल देम. उन्होंने ये बताया कि जब एस स्ट्रेन को हीट किया हुआ एस स्ट्रेन जिससे चूहा मर जा रहा था, अगर हम उसे गर्म करके माइस में इंजेक्ट करते हैं तो माइस नहीं मरता है, वो किल नहीं होता है. व्हेन एस स्ट्रेन इंजेक्ट टू माइस, माइस लिव. लेकिन क्या हुआ, जब एस स्ट्रेन हीट किल्ड और आर स्ट्रेन लिव को मिक्स करके माइस में इंजेक्ट किया तो माइस दोबारा से मर गया. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया, इंजेक्शन ऑफ मिक्सचर ऑफ हीट किल एस एंड आर बैक्टीरिया द माइस डेड. मोर ओवर ही रिकवर लिविंग एस बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस. ऐसा कैसे हुआ, जो हीट किल बैक्टीरिया था वो दोबारा से एक्टिव हो गया और चूहा मर गया. ये क्या हुआ, इसके लिए उन्होंने ही कंक्लूडेड दैट, उन्होंने बताया दैट द आर स्टेन बैक्टीरिया हैड somehow been transformed by the heat killing S strain bacteria. उन्होंने ये बताया कि कुछ ऐसा था जो आर स्ट्रेन से हीट किल्ड एस बैक्टीरिया में दोबारा से चला गया, ट्रांसफॉर्म हो गया. सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और यही जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था इसी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था. ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन हैड इनेबल द आर स्ट्रेन टू सिंथेसिस अ स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट एंड बिकम वायरुलेंट. उसने क्या किया, जो ऐसा कुछ था आर स्ट्रेन के अंदर जिसने दोबारा से एस स्ट्रेन के अंदर जाने के बाद उसको स्टिमुलेट किया कि वो ऐसे पॉलीसेकेराइड को पॉलीसेकेराइड का जो कोट है उसके पास उसको दोबारा से सिंथेसाइज करें और वायरुलेंट उसका नेचर हो जाए. दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल. और ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि कुछ था उसके पास जिसके वजह से वो दोबारा से एक्टिव हुआ, और वो क्या था, वो जेनेटिक मटेरियल था. हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट. लेकिन उसके इस एक्सपेरिमेंट से जो जेनेटिक मटेरियल का नेचर है उसको उसने डिस्क्राइब नहीं कर सका हो इस प्रिंसिपल के द्वारा. तो थर्ड पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है. इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.